अब बात आती है कि इस पार्ट में हम बच्चों इस पार्ट में हम क्या बात करेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल का विकास कैसे होता है, कि ग्राफियन फॉलिकल कैसे आपका डेवलप होता है। देखिए, परिभाषा की हम बात करें तो जो हमारा अंडाणु होता है, अंडाशय में विकसित होने वाली पूर्ण विकसित अंडाणु को ग्राफियन पुटिका कहते हैं। अंडाशय में विकसित होने वाली पूर्ण विकसित अंडाणु को ही ग्राफियन पुटिका कहते हैं। बच्चों, जो ग्राफियन पुटिका में फॉलिकल का विकास होता है उसे फॉलिकोजेनेसिस कहते हैं। फॉलिकोजेनेसिस कहते हैं। फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड फॉलिकोजेनेसिस। अब बात आती है फॉलिकल का विकास कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला इसमें स्टेप होगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल। यह फॉलिकल की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है। इसके अंदर प्राइमरी oocyte उपस्थित होता है। इसका निर्माण जन्म से पूर्व ही हो जाता है। मादाओं में, बच्चों, स्त्री में प्राइमोर्डियल फॉलिकल का निर्माण जन्म से पूर्व हो जाता है। इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमारा क्या होता है, प्राइमरी oocyte पाया जाता है। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल। इसमें क्या होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल विकास करके प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करता है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल विकास करके प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करता है। प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर ग्रेन्युलेसा की परत बन जाती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर ग्रेन्युलेसा कोशिकाओं की परत बन जाती है, पाई जाती है। अब थर्ड पॉइंट इसमें है कि प्राइमरी oocyte के चारों ओर जोना पेलुसिडा की परत का निर्माण हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल में हमारे प्राइमरी oocyte के चारों ओर से जोना पेलुसिडा की परत का निर्माण हो जाता है। और थर्ड स्टेप में सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलेसा की कोशिकाएं सेकेंडरी फॉलिकल में आपकी ग्रेनुलेसा की कोशिकाएं बहुत सारी परतें बन जाती है। जो ग्रेनुलेसा की कोशिकाएं हैं वो बहुत सारी परतों में बदल जाती है, परतें बन जाती हैं ग्रेनुलेसा की। इस सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलेसा कोशिकाओं की बहुत सारी परतें बन जाती हैं या परतों का निर्माण हो जाता है। परतों का निर्माण हो जाता है। बच्चों, ग्रेनुलेसा की बाहरी परत थीका का निर्माण थीका सेल्स को बनाती है। थीका सेल्स का निर्माण करती है। जो ग्रेनुलेसा की बाह्य परत होती है वो थीका सेल्स का निर्माण करती है। ये थीका लिखा हुआ है। थीका कोशिकाओं को बनाती है, थीका सेल्स का निर्माण करती है ग्रेनुलेसा की बाहरी परत। अब सेकेंडरी फॉलिकल में छोटी छोटी गुहाओं का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में छोटी छोटी गुहाओं का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में छोटी छोटी गुहाओं का निर्माण होता है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल या फिर एंट्रल फॉलिकल। इसमें सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, में बनी हुई गुहाएं मिलकर के बड़ी गुहा एंट्रम का निर्माण करती है। फोर्थ स्टेप में टर्सरी फॉलिकल या फिर एंट्रल फॉलिकल में क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में बनी हुई गुहाएं एक बड़ी गुहा एंट्रम का निर्माण कर लेती हैं। अब बच्चों, फिफ्थ आपका आता है ग्राफियन फॉलिकल। ये बहुत आपसे ये अति लघु उत्तरीय और लघु में भी पूछा जा सकता है। ग्राफियन पुटिका क्या होती है। ग्राफियन पुटिका का ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पता चित्र ही पूछ ले ग्राफियन पुटिका का। तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन कराएं, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। देखिए, ग्राफियन पुटिका यह सबसे बड़ी और पूर्ण विकसित पुटिका होती है। ग्राफियन पुटिका सबसे बड़ी और पूर्ण विकसित पुटिका होती है। इसके अंदर एक बड़ी गुहा एंट्रम होता है। एक बड़ी गुहा एंट्रम होती है जिसमें फॉलिकुलर फ्लूइड भरा होता है। देखिए, इसके अंदर एक बड़ी गुहा होती है जिसे एंट्रम बोलते हैं। उसके अंदर क्या हमारा पाया जाता है, फॉलिकुलर फ्लूइड भरा होता है।
इसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड भरा होता है। आई होप आपको चीज़ दिख रही हूँ। देखिए, इसके अंदर आपका ग्राफियन पुटिका के अंदर एक बड़ी गुहा पाई जाती है जिसे एंट्रम बोलते हैं। उसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड भरा होता है। इसके मध्य में सेकेंडरी ओसाइड पाया जाता है। देखिए, मध्य में सेकेंडरी ओसाइड दिख रहा होगा आपको, ये सेकेंडरी ओसाइड है। सेकेंडरी ओसाइड के चारों ओर पहली परत कोरोना रेडिएटा और आंतरिक परत जोना पेलुसिडा होती है। सेकेंडरी ओसाइड में ये देखिए, पहली परत, ये दूसरी परत जोना पेलुसिडा, ये आपका ओवम है, ये ओवम है आपका, सेकेंडरी ओसाइड या ओवम है। देखिए, सेकेंडरी ओसाइड के बाहरी परत को कोरोना रेडिएटा और आंतरिक परत को जोना पेलुसिडा, ये पूरी कोरोना रेडिएटा है, ये पूरी सेल्स, और ये जोना पेलुसिडा है ये परत, और ये सेकेंडरी ओसाइड है आपका। सेकेंडरी ओसाइड है ये आपका। तो ये सारी चीज़ें, ये सेकेंडरी ओसाइड है आपका। अब क्या होता है, ग्राफियन पुटिका की बाहरी कोशिकीय परत थीका एक्सटर्न, देखिए ग्राफियन पुटिका की बाहरी कोशिकीय परत को थीका एक्सटर्ना बोलेंगे और आंतरिक कोशिका परत को थीका इंटरना बोलेंगे। दिख भी रहा होगा, बाहरी परत को थीका एक्सटर्ना, दूसरी आंतरिक परत को थीका इंटरना बोलेंगे। यह आपकी मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलोसा है, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलोसा है। यह गुहा जो है एंट्रम है जिसमें फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ है। ये कोरोना रेडिएटा, ये जोना पेलुसिडा, ये वाली परत, ये जोना पेलुसिडा, ये दोनों परतें जोना पेलुसिडा की हैं। ये सेकेंडरी ओसाइड है आपका, ठीक है। देखिए, थीका इंटरना होते ग्राफियन फुटिका, ग्राफियन फॉलिकल अवस्था में ही अंडाणु बाहर निकलता है। ग्राफियन पुटिका अवस्था में ही हमारा अंडाणु बाहर निकलता है। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन पुटिका टूटकर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। जो हमारी ग्राफियन पुटिका होती है वो ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेती है। अब कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करती है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है। कार्पस ल्यूटियम किसका निर्माण करेगी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। कार्य की हम बात करें तो ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है ग्राफियन। इस प्रोजेस्टेरॉन तो बनाएगी, एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। ओव्यूलेशन के समय पर इसका कार्य आपसे पूछ सकता है, परिभाषा चित्र पूछा जा सकता है। तो परिभाषा लिख दीजिएगा, इसमें 1 2 3 लाइन लिख दीजिएगा और कार्य 2 3 लिख दीजिएगा और चित्र बना दीजिएगा, बन जाएगा आपका। और अगर पूछ लेगा इसकी काट बनाइए और उसके भागों का वर्णन कीजिए अंडाशय के, तो ये सारे, और जिसमें ग्राफियन पुटिका का विकास दिखाएगा तो ये सारे भाग फॉलिकुल दिखाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग आपको ये ग्राफियन पुटिका भी दिखानी पड़ेगी। ये कार्य लिखने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, फिर चित्र भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ग्राफियन, स्पेशली ग्राफियन पुटिका के बारे में पूछ लेता है लघु में या अति लघुत्तरी में, तो सिर्फ आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा और 1 2 लाइन लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो ये क्या करता है, ओव्यूलेशन के समय अंडाणु को बाहर मुक्त करने का कार्य करती है या मुक्त कराती है। कौन सी? ग्राफियन पुटिका ही अंडाणु को ओव्यूलेशन के समय पर, अंडोत्सर्ग के समय पर अंडाणु को मुक्त कराती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली परत को थीका एक्सटर्ना बोल रहे हैं, दूसरी परत को थीका इंटरना बोल रहे हैं। ये जो आपकी है, यह मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। यह इंट्रम है जो कि गुहा है एक, जिनमें फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ है। ऊपर मैंने बताया है आपको।
यह कोरोना रेडिएट है, ये जोना पेल्यूसिड है, ये दोनों परतें जोना पेल्यूसिड है, ये सेकेंडरी ओसाइट या फिर द्वितीयक अंडाणु, द्वितीयक अंडक। अब ये आपका खत्म होता है यहाँ से। किसका पूछ रहा था? अंडाशय की आरेखी काट पूछता है तो सिर्फ आरेखी काट बनानी पड़ेगी। अगर ग्राफियन अवस्था के विभिन्न अवस्थाओं का बोले तत्व परिभाषा लिख के इसके भागों को भी बताना पड़ेगा, कैसे विकास हुआ, कैसे प्राइमरी बनी, फिर सेकेंडरी, फिर से टर्सरी, फिर ग्राफियन पुटिका बनी। तो जो भी पूछे, जैसे भी पूछे, उसके हिसाब से आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगला हमारा फिगर बनता है बच्चों कि शुक्र जनन नलिका का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए, या फिर ऐसे पूछ सकता है मानव वृषण के समीपवर्ती काट का समीपतावर्धी काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने वो जो आपको ये वाला फिगर बनाया था, सबसे पहले आपको इस फिगर को बनाने की ज़रूरत होगी। ये वाले फिगर को बनाएंगे आप समीपवर्ती काट का। अगर समीपवर्ती काट का पूछे तो सबसे पहले इस फिगर को बनाएंगे, फिर आपको लिखने की ज़रूरत, फिर आपको अगर समीपवर्ती वृषण के काट का चित्र पूछता है, तब की मैं बात बता रहा हूँ आपको, तब वो करने की ज़रूरत होगी। समीपवर्ती काट का बना देंगे। अगर शुक्रजनन नलिका का चित्र पूछे तो ये देखिए, जैसे ऐसे ही 250 कंपार्टमेंट जो पाए जा रहे हैं हमारे, मैंने एक कंपार्टमेंट को दिखाया हुआ है। इसमें ये जो दोनों हैं, ये लिम्फ वेसल्स या ब्लड वेसल्स हैं, और ये सर्टोली सेल्स है बच्चों, जिसके अंदर शुक्राणु हमारे धसे हुए हैं। यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमनीफेरस, ये तीसरी सेमनीफेरस। ये आपका मेल जर्म सेल है, ठीक है, और ये सर्टोली सेल है। ध्यान रखिएगा, मेल जर्म सेल है ये, और ये सर्टोली सेल। देखिए बच्चों, जो और दूसरी हमारी होती है, ये जो सेल्स है, ये इंटरस्टिशियल सेल है। ये आपकी इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स है। इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स, इस इंटरस्टिशियल सेल में स्पेस में आपकी कई क्या क्या पाई जाती है बच्चों? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल पाई जाती हैं, जिसे WBC बोलते हैं। ये एक तरीके की WBC होती हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो कि एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। देखिए, जो आपकी सर्टोली कोशिकाएं पाई जा रही है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जा रही है वो सर्टोली कोशिका है, और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बाहर पाई जा रही है वो लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स है। बच्चों, सर्टोली कोशिका क्या करती है? आपका नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। मेल जर्म सेल को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और लीडिंग सेल हमारी इंटरस्टिशियल सेल बोल सकते हैं, यह टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। सर्टोली सेल दूसरा कार्य करती है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का स्रावण करती है, जो शुक्राणु को मैच्योर करने, परिपक्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, बस वही आपका चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस जब भी पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा, इसका चित्र तो बना दीजिएगा आप। और अगर पूछता है उसका भागों के नाम, लघु में जब भी पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरी में पूछे, अगर कुछ लिखने के बारे में भी बोले कि लिखिए, इसके बारे में वर्णन भी कीजिए, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे वृषण, और उसमें लिखेंगे वृषण क्यों डाला है मैंने बच्चों, क्योंकि वृषण के अंदर ही शुक्रजनन नलिकाएं पाई जा रही हैं। तो लिखेंगे कि प्रत्येक वृषण में 200 से 250 कक्ष पाए जाते हैं। इन प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जा रही हैं। देखिए, ये ऐसे कंपार्टमेंट दिखाया है, ऐसे मैंने तो 2 ही दिखाया है, 250 पाए जाते हैं। इनमें देखिए, एक ठो पहले में दिखाया है, ये आपकी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जा रही है। 1 से 3 पाई जाती है, यहाँ 3 दिखा दी है, यहाँ 1 दिखाई है। ऊपर आपको शुक्रजनन नलिका है, ठीक है। इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजनन नलिकाओं में 2 तरह की सेल पाई जाती है।
कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होती है अंतराली कोशिका, जो कि शुक्रजनन कोशिकाओं के बाहर पाई जाएगी। अंतराली कोशिका ध्यान कैसे रखेंगे, अंतराली का मतलब है दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली कोशिका, और ये सर्टोली जो पाई जाती है कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, शुक्रजनन नलिका के अंदर पाई जाती है। यह शुक्रजनन नलिका, यह कोशिका शुक्रजनन नलिका के बाहर कक्ष में पाई जाती है। और यह आप जो 250 जो यह वृषण के बोल सकते हैं कक्ष में पाई जाती है। यह शुक्रजनन नलिका को के बाहर बाहर कक्ष में पाई जाती है। जो शुक्रजनन नलिका के बाहर खाली जगह होती है, खाली स्थान होता है, खाली स्थान में पाई जाती है। बच्चों, ऐसा तो है नहीं पूरी जगह में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जा रही हैं, 3 ठो तो पाई जा रही हैं एक कंपार्टमेंट। तो जो खाली जगह पाई जाती है उसमें लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं हमारी, और ये शुक्राणुजन सर्टोली कोशिका पाई जाएगी आपकी शुक्रजनन कोशिकाओं के अंदर। अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल का हमारा कार्य होता है एंड्रोजन का स्रावण करना, जो आगे चल के स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा, हम मदद करता है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे बच्चों दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, कंधे का चौड़ा होना, मसल्स और आपके मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, गुप्तांगों पर बाल का आना, आवाज़ पुरुषों में आवाज़ का भारी होना, स्त्रियों में आवाज़ का पतला होना, स्तन ग्रंथियों और वक्षस्थलों का विकास होना, ये सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बता देंगे। अभी तो हम बहरहाल इसको देख लें। देखिए, और जो हमारी सर्टोली कोशिका होती है वो विकास कर रहे हैं, विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है वृषण के समीपवर्ती भाग, वो आपको वो वाला फिगर बनाना पड़ेगा जो टीएस ऑफ टेस्टिस बनाया था, फिर यहाँ से लिखनी पड़ेगी ज़रूरत पड़ेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। जब भी पूछेगा लघुत्तरी में पूछेगा उसको, तो इतना कॉम्प्लेक्स फिगर जब भी पूछेगा मेरे हिसाब से लॉन्ग में पूछना चाहिए, लेकिन मन है उनका दे देंगे तो क्या कर सकते हैं, पर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अगर जब भी देगा तो आप फिगर बनाइएगा, उसी में 1-2 भाग लिख दीजिएगा, सारे भागों को सबको एक एक लाइन 2-2 लाइन सबके पॉइंट बना के लिखिएगा, ना कि हेडिंग बना के जैसे मैंने लिख दिया है वैसे नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में आपको, क्योंकि टाइम को बचाना है हमें, इस हिसाब से आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में। सारा लिखने लगेंगे तो पेपर छूट जाएगा। जैसे मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में इतना बताया है तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लिखिए, और हर भाग की लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट बना बना के या फिर बिना पॉइंट बना के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, बहुत रहेगा, मोर सफिशिएंट इन सारी चीज़ों के लिए रहेगा। अब बात आती है हमारे वृषण में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहला भाग आता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वृषण में बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। बच्चों, वृषण में बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। यह पतली जो हमारी शुक्राणुजनन कोशिका होती है, यह पतली कुंडलित नलिकाएं होती हैं, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं वृषण में पाई जाने वाली बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। वृषण में पाई जाने वाली बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं। इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लेकिन अभी ये परिपक्व नहीं होते, अभी ये इमेच्योर होते हैं। इनके अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल पाई जाती हैं। इसे ऐसे बोल सकते हैं कि यह वृषण का मुख्य क्रियात्मक भाग होता है। बस आप लिखिएगा तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसके अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। बस एक पॉइंट में बना के इसका भाग खत्म। दूसरा भाग होता है ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी बच्चों, दूसरा भाग आता है ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंत में छोटी सीधी नलिकाएं होती हैं, इन्हें ट्यूबुलाई रेक्टी कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंत में सीधी छोटी नलिकाएं होती हैं, इन्हें ट्यूबुलाई रेक्टी कहते हैं। ये शुक्राणु को आगे रेटिकुलम में पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह बहुत सारी कनेक्टिंग डक्ट होती हैं। तीसरा भाग होती है वृषण जालिका या जालिका तंत्र। वृषण जालिका तंत्र रेटिकुलम से बोलते हैं। यह वृषण के मिडुला भाग मध्य भाग से में नलिकाओं का एक नेटवर्क होता है या जाल होता है, जहाँ पर ट्यूबुलाई रेक्टी आकर खुलती है। इसे ऐसे आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि यह नलिकाओं का जाल होता है, ठीक है, जहाँ पर यह, या फिर सिर्फ यही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में आपके ट्यूबुलाई रेक्टी में से आने वाला स्पर्म, जो ट्यूबुलाई रेक्टी से आने वाला स्पर्म को यह इकट्ठा करती है रेटिकुलम और स्पर्म को आगे वसा एफरेंसिया में भेजने का कार्य करती हैं। बस इसके भाग में इतना लिखने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में, मैंने बता दिया। ध्यान रखिएगा कि ट्यूबुलाई रेक्टी से आने वाला स्पर्म को ये रेटिकुलम कलेक्ट करती हैं और स्पर्म को आगे वसा एफरेंसिया में भेजने का कार्य करती हैं। थर्ड बच्चों फोर्थ भाग आता है शुक्रवाहिकाएं या अपवाहिकाएं, इन्हें वसा एफरेंसिया बोलते हैं। ये रेटिकुलम से निकल करके 10 से 20 छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ये कुंडलीदार भी होती हैं। ये छोटी छोटी कुंडलीदार नलिकाएं होती हैं, इनमें सीलिया पाई जाती हैं। ये वसा एफरेंसिया से स्पर्म को एपिडिडाइमस में तक ले जाती हैं। ये वसा एफरेंसिया से स्पर्म को एपिडिडाइमस तक ले जाने का कार्य करती हैं। बच्चों पांचवा भाग होता है अधिवृषण। वृषण के ऊपर स्थित लंबी कुंडलीदार नलिका होती है। इसके 3 भाग होते हैं बच्चों। हेड जिसे काउट बोलते हैं, दूसरा होती है बाउड बॉडी जिसे क्रोपस बोलते हैं, थर्ड होती है टेल जिसे क्यूडा बोलते हैं। अब बच्चों एपिडिडाइमस में स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है, मतलब थोड़े समय के लिए ये एकत्र होता है यहाँ पे, और स्पर्म को गतिशील यहीं बनाया जाता है। यहीं स्पर्म को गतिशील या गति प्रदान होती है, गतिशीलता इसी जगह दी जाती है स्पर्म को। अब आती है बात एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस को ध्यान रखिएगा, एपिडिडाइमिस के टेल से वसा एफरेंसिया, फिर 6 आपका पार्ट आएगा वसा एफरेंसिया से, 6वां भाग। वसा एफरेंसिया टेल से किसकी, एपिडिडाइमिस के टेल से निकलने वाली लंबी मोटी मांसल नली होती है। ये शुक्राणु को इजाकुलेटरी डक्ट तक ले जाने का कार्य करती है। इजाकुलेटरी डक्ट तक ले जाने का करती है और इजाकुलेशन के समय स्पर्म को तेज गति से आगे बढ़ाती है। ये इजाकुलेटरी डक्ट तक ले जाएगी और इजाकुलेशन के समय स्पर्म को तेज गति से आगे बढ़ाती है। और वास डिफरेंस में जो हमारा स्पर्म होता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। ध्यान रखिएगा, स्पर्म लंबे समय तक वास डिफरेंस में जीवित रहता है। 7वां का भाग आता है इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट बच्चों जिसे स्खलन नलिका बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, स्खलन नलिका एपिडिडाइम वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहिनी। इजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल डक्ट के मिलने से होता है। सेमाइनल वेसाइकल डक्ट और वास डिफरेंस के मिलने से इजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है। यह डक्ट स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड को यूरेथ्रा में भेजने का कार्य करती है। यह अलग अलग समय पर बच्चों स्पर्म और आपको स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड को
यूरेथ्रा में भेजने का, सॉरी सेमाइनल स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड का क्या मतलब है? ग्लैंड्स फ्लूइड, जो हमारी जनन ग्रंथियों से हमारे सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और कॉपर से निकलने वाले द्रव होते हैं, उनको आगे यूरेथ्रा में भेजने का कार्य करती है कौन? इजाकुलेटरी डक्ट। यह डक्ट बहुत छोटी होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर गुजरती है। यह छोटी डक्ट होती है और हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर गुजरती है। और लास्ट आज का टॉपिक है बच्चों यूरेथ्रा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 घंटे का वीडियो शूट कर चुका हूँ, तो ध्यान रखिए, लगभग 1 मिनट 1 घंटे का। आप बोर भी हो रहे होंगे क्योंकि मैं कंटिन्यूअस ही कराते जा रहा हूँ। देखिए, ध्यान रखिएगा, 8th इसका पार्ट है। फिर आज का ये इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे हम, कि यूरेथ्रा जो होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, यह यूरेथ्रा पेनिस के अंदर आखिरी नली होती है। यह पेनिस के अंदर या शिश्न के अंदर हमारी स्थित अंतिम आखिरी नली होती है। स्पर्म और यूरिन को यह अलग अलग समय पर बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके कार्य की बात करें, पुरुषों में यूरेथ्रा के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रोस्टेलिक यूरेथ्रा, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और थर्ड होता है पेनाइल यूरेथ्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग समय पर यह यूरिन और स्पर्म को आगे बाहर निकालने का कार्य करता है यूरेथ्रा। अब ये मेमरी ग्लैंड की हम बात करें तो मेमरी ग्लैंड के लिए हम आगे बात करते हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और हंसते रहिए। ये हैं चीज़ें कि बहुत सी चीज़ें, आपका एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए और रिवीजन को जितना हो सके उतना बढ़ाइए। जो हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, अपना इन चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे सेफ। आई होप दिस हेल्प।